बंदूकें खामोश हो चुकी थीं, लेकिन जमीन सब कुछ याद रखे हुए थी। यह 1953 के देर गर्मियों की बात है। कोरियाई युद्ध खत्म हो चुका था। न जीत, न एकता, सिर्फ थकावट के साथ। गांव राख बन चुके थे। कारखाने टूटे हुए खोल की तरह गिर चुके थे। कभी ढान से भरे रहने वाले खेत अब सिर्फ बम के गड्ढों से भरे थे। हवा में धुएं, गीली मिट्टी और गहरे दुख की गंध थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। अगर उनके घर अब भी खड़े थे तो धीरे धीरे अपने साथ कंबल, बर्तन और यादों के भारी बोझ उठाए हुए। परिवार अपने खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। बच्चे खंडहरों में उन खिलौनों को ढूंढ रहे थे जो अब कहीं नहीं थे। राष्ट्र जीवित था, पर बुरी तरह घायल। और इस घायल धरती के केंद्र में खड़ा था किम इल सुंग। एक सुबह जब प्योंगयांग शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, किम इल सुंग एक निर्माण स्थल पर पहुंचे जहां लोग मलबा साफ कर रहे थे। जमीन से अभी भी धुआं उठ रहा था। सैनिक कांपते हाथों से ढे हुए कंक्रीट को खोद रहे थे। महिलाएं लंबी मानव श्रृंखलाओं में खड़ी होकर बाल्टियों से मलबा पास कर रही थीं। किम इल सुंग धीरे धीरे चलते हुए अधिकारियों से घिरे हुए उस विनाश को देखते रहे, फिर जनता की ओर मुड़े। उनकी आवाज स्थिर थी, हम इन राखों से फिर उठेंगे, हम पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। साधारण लोगों के लिए ये शब्द उम्मीद जैसे लगे। किम इल सुंग के लिए ये कुछ और थे, एक अवसर। युद्ध ने उन्हें आघात दिया था जिसे वे हथियार बना सकते थे। अब पुनर्निर्माण उन्हें पूर्ण नियंत्रण देने वाला था। लेकिन हर ईंट, हर स्कूल, हर सड़क, सब कुछ सरकार की निगरानी में बनाया जा रहा था। कुछ भी स्वाभाविक रूप से नहीं उभरने दिया गया। हर संरचना, हर प्रयास एक संदेश देता था, नेता ने आपको बचाया है और नेता ही आपके लिए सब कुछ पुनः बना रहा है। मजदूर सुबह सुबह निर्माण स्थलों तक मार्च करते, किम इल सुंग की प्रशंसा में गीत गाते। हर जगह पोस्टर लगे थे, वह हमें ताकत देते हैं, वह हमें कठिनाइयों से निकालते हैं। जिन परिवारों ने सब कुछ खो दिया था, उन्हें दिए गए राशन, जो अक्सर बहुत कम होते थे, के लिए भी नेता का धन्यवाद करने को कहा जाता था। जीवित रहने का हर छोटा काम राजनीति का हिस्सा बन गया था। जब पुनर्निर्माण जारी था, तभी एक और बदलाव शुरू हुआ, छुपा हुआ, मौन और कहीं अधिक खतरनाक। किम इल सुंग ने एक गुप्त नेटवर्क का विस्तार करना शुरू किया, जो आने वाली पीढ़ियों तक उत्तर कोरिया की पहचान बन गया। हर शहर, हर गांव में पड़ोस समितियां बनाई गईं। परिवारों को छोटे समूहों में बांटा गया, जिन्हें इनमिनबान कहा गया। इन समूहों का नेतृत्व ऐसे लोग करते जिनकी एक ही योग्यता होती, नेता के प्रति अटूट वफादारी। उनका काम देखना, सुनना, रिपोर्ट करना। एक माँ भूख की शिकायत भी नहीं कर सकती थी, डर था कि कोई पड़ोसी सुन न ले। एक पिता सरकार पर सवाल नहीं उठा सकता था, पूछताछ का जोखिम था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे बड़ों की गलत बातें भी राज्य को बताएं। डर धीरे धीरे घरों के अंदर ऐसे भर गया जैसे अदृश्य धुआं। इन्हीं युद्धोत्तर वर्षों में किम इल सुंग ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसने जनता को चुपचाप वर्गों में बांट दिया। बाद में इसे सोंगबुन कहा गया। लोगों को उनकी वफादारी के आधार पर रैंक दिया गया। क्रांतिकारी परिवारों को सबसे ऊपर रखा गया, जिनके पृष्ठभूमि स्पष्ट थे उन्हें बीच में, जिनके रिश्तेदार दक्षिण में थे या जिन्होंने कभी संदेह दिखाया था उन्हें सबसे नीचे। जैसे जैसे 1950 का दशक आगे बढ़ा, प्योंगयांग में जगह जगह निर्माण क्रेनें उठने लगीं। चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, ऊंचे स्तंभों वाली सरकारी इमारतें खड़ी की गईं, ऐसी कि जब नेता उनके गलियारों से गुजरें तो वे और भी शक्तिशाली दिखाई दें। हर नई संरचना में प्रतीकवाद भरा था। हर मूर्ति वफादारी की ओर संकेत करती थी। हर चौक भविष्य की परेडों का मंच बनता जा रहा था। लेकिन सबसे अहम बदलाव था किम इल सुंग के चित्रों की व्यवस्थित स्थापना। मजदूर उन्हें स्कूलों में ले जा रहे थे, अधिकारी उन्हें सरकारी दफ्तरों में टांग रहे थे। स्थानीय समिति नेता सुनिश्चित करते थे कि हर घर में उनका चित्र हो। एक परिवार भोजन के लिए बैठ भी नहीं सकता था बिना दीवार पर टंगे नेता की आंखों के उन पर टिके हुए। पुनर्निर्माण सिर्फ निर्माण नहीं था, यह मिटाने का कार्य भी था। युद्ध से पहले की कहानियां धुंधली पड़ने लगीं। स्वतंत्र सोच रखने वाली आवाजें धीरे धीरे गायब होती गईं। जिन अधिकारियों पर अविश्वास का आरोप लगता, वे रातों रात गायब हो जाते, दूरस्थ श्रमिक शिविरों में भेजे जाते। नागरिक इन गायबियों को देखते थे, पर कोई सवाल नहीं पूछता था। बस और गहराई से झुकते, कम बोलते और जोर से ताली बजाते। राष्ट्र धीरे धीरे आज्ञा पालन की लय में ढल गया। नेता बनता है पिता। इस अवधि में राज्य मीडिया एक ही विचार को बार बार दोहराता रहा, किम इल सुंग हमारे राष्ट्र के पिता हैं। गीतों में उन्हें प्रेमपूर्ण, रक्षक, मजबूत और बुद्धिमान बताया गया। कविताओं में उनकी तुलना सूरज से की गई। बच्चों से कहा जाता कि वे उन्हें मुस्कुराते हुए हीरो की तरह चित्रित करें, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उनके परिवारों में शांति लाई। युद्ध के आघात ने लोगों को इस विचार से चिपकाए रखा।
एक पिता जैसी छवि सुकून देती थी, एक रक्षक की छवि आवश्यक लगती थी। किम इल सुंग इसे पूरी तरह समझते थे। सार्वजनिक भाषणों में गर्मजोशी, निरीक्षणों के दौरान मुस्कान, बच्चों को गले लगाना, ये सब सावधानी से तैयार किए हुए क्षण थे जिन्हें कैमरे कैद करते। मिथक और गहरा होता गया, लेकिन इस नरम छवि के पीछे कसता हुआ नियंत्रण था। शहरों के बीच यात्रा करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती, चिट्ठियों की जांच की जाती, चर्च और धार्मिक समूह समाप्त कर दिए गए, बुद्धिजीवियों को राजनीतिक प्रशिक्षण में भेजा गया, किसानों को सामूहिक खेतों में मिला दिया गया ताकि वे स्वतंत्र न रह सकें। हर खेत राज्य का था, हर ग्रामीण राज्य का था, और हर विचार आदर्श रूप से राज्य का होना चाहिए था। धीरे धीरे लोग एक भयावह सच समझने लगे, सरकार हर जगह है, नेता सब कुछ देखता है, और भरोसा करना खतरनाक है। 1950 के दशक के अंत तक युद्ध से पहले की दुनिया धुंधली हो चुकी थी। नए युवा सिर्फ वही दुनिया जानते थे जो किम इल सुंग ने बनाई थी। गीत, नारे, समारोह, चित्र और यह निरंतर संदेश कि उत्तर कोरिया दुश्मनों से घिरा एक किला है। युद्ध के घावों ने लोगों को व्यवस्था से बांध दिया था, दुश्मनों का डर उन्हें नेता से बांधता था, और विकल्पों की अनुपस्थिति ने इस कथा को सामान्य बना दिया था। 1960 का दशक आते आते पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। कारखाने फिर से गूंजने लगे, सड़कें शहरों को जोड़ रही थीं, गांव स्थिर दिखाई दे रहे थे, लोगों की दिनचर्या सामान्य लगती थी। लेकिन इस सतह के नीचे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। किम इल सुंग ने सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बनाया था, उन्होंने एक प्रणाली बनाई थी, एक ऐसी प्रणाली जिसमें वफादारी ने स्वतंत्रता की जगह ले ली, एक चित्र ने पहचान की जगह ले ली, आज्ञा पालन ने विश्वास की जगह ले ली, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी प्रणाली जो एक दिन सत्ता को पिता से पुत्र तक पहुंचा सके। तानाशाही का ढांचा अब पूरी तरह बन चुका था, उसकी नींव अब दिखाई नहीं देती थी, पर वह हर जगह मौजूद थी। कहानी अब 1960 के शुरुआती वर्षों में प्रवेश करती है। एक शांत सर्द सुबह में प्योंगयांग के फीके पहाड़ों के ऊपर सूरज अभी उगा ही था जब उत्तर कोरिया के आंतरिक परिवर्तन का नया अध्याय चुपचाप शुरू हुआ। राजधानी के भीतर सुबह की ठंडी हवा में खामोशी तैर रही थी। सरकारी अधिकारी सुबह लगभग 8 बजे गुप्त बैठक कक्षों में जुटे थे। एक ऐसा समय जब सड़कें शांत रहती थीं और माहौल पूरी तरह नियंत्रित महसूस होता था। हर पर्दा बंद था, हर नोटबुक तैयार थी, हर चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। इन बैठकों के केंद्र में केवल एक लक्ष्य था, किम इल सुंग को एक नेता से एक किंवदंती में बदलना। 1960 के शुरुआती दशक तक शासक वर्कर्स पार्टी को विश्वास हो गया था कि देश को एक एकीकृत प्रतीक की जरूरत है। वह प्रतीक कोई विचार नहीं होगा, न कोई संविधान, न कोई दर्शन, वह एक व्यक्ति होगा। जनवरी की ठंडी सुबह लगभग 10 बजे प्रचारकों, कलाकारों, लेखकों और सैन्य नेताओं ने गर्म लैंपों के नीचे बैठकर एक नई राष्ट्रीय कहानी लिखने की योजना बनाई। वे मानते थे कि हर बच्चा, हर किसान, हर सैनिक यही सोचकर बड़ा होना चाहिए, किम इल सुंग केवल हमारे नेता नहीं हैं, वे हमारे भाग्य के निर्माता हैं। धीरे धीरे एक प्रणाली का जन्म हुआ। दोपहर से पहले अखबारों का दोबारा लिखा जाना, दोपहर के आसपास प्योंगयांग की प्रिंटिंग प्रेसों में अनगिनत कागजों की शीटें निकलने लगीं। ऐसी वीर कहानियां जिनमें किम इल सुंग ने असंभव लड़ाइयां जीती, गांवों में चमत्कार किए और साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक बुद्धिमानी दिखाई। कुछ कहानियां सच थीं, कई बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थीं और कुछ पूरी तरह गढ़ी गई थीं, लेकिन एक कड़ी निगरानी वाले राष्ट्र में उन्हें कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। दोपहर बाद लगभग 3 बजे अगला चरण शुरू हुआ। देश के हर प्रांत में आदेश भेजे गए। सार्वजनिक चौकों में मूर्तियां बनाओ, हर कक्षा और कार्यालय में चित्र लटकाओ, महान नेता की प्रशंसा में गीत बनाओ, बच्चों को हर सुबह उनके चित्र के सामने झुककर दिन की शुरुआत सिखाओ। कलाकार दिन रात काम करते रहे। मूर्तिकार कम रोशनी वाली फैक्ट्रियों में विशाल कांस्य प्रतिमाएं गढ़ते, चित्रकार उनके सिर के चारों ओर हल्का प्रभा मंडल बनाते, संगीतकार ऐसे गीत लिखते जिन्हें लोग अनजाने में काम करते या खाना बनाते समय गुनगुनाए। रेडियो स्टेशनों ने महिमा मंडन की अंतहीन धारा प्रसारित करनी शुरू की। हर घर में एक ही संदेश गूंजने लगा, किम इल सुंग रक्षक हैं, उद्धारकर्ता हैं, राष्ट्र के पिता हैं। दूरस्थ गांवों में परिवार रेडियो के पास बैठे सुनते, जबकि सर्द हवा लकड़ी की खिड़कियों को हिला रही होती। पहाड़ों और घाटियों के पार एक ही आवाज लगातार दोहराती रहती, तुम्हारी जिंदगी महान नेता की देन है। रात गहराते गहराते लगभग 11 बजे सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी इलाकों का दौरा करते, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चित्र सही ढंग से लगे हों, धूल मुक्त हों और कमरे के सबसे ऊंचे स्थान पर हों। लोगों को डर था कि छोटी सी गलती भी विश्वासघात मानी जा सकती है। बच्चे सोने से पहले चित्र का कोण ठीक करते, माता पिता धीरे से चेतावनी देते, कभी सवाल मत करना, कभी संदेह मत करना।
और कभी आधिकारिक कहानी के बाहर कुछ मत बोलना। डर और भक्ति एक दूसरे से बनते चले गए। यही व्यक्तित्व पूजा की नींव थी। जब आधी रात नजदीक आई और शहर अंधेरे में डूब गया, कुछ असाधारण आकार ले चुका था। उत्तर कोरिया अब केवल एक देश नहीं था, वह एक मंदिर बन रहा था। एक ऐसा मंदिर जो एक ही व्यक्ति के चारों ओर बनाया गया था। एक ऐसा मंदिर जहां इतिहास, सत्य, परंपरा और पहचान को फिर से लिखा गया, ताकि एक ही परिवार को एक अटूट राजवंश के रूप में स्थापित किया जा सके। इस बिंदु के बाद पैदा होने वाला हर उत्तर कोरियाई बच्चा इसी सावधानी से बनाई गई मिथक की दुनिया में बड़ा होगा, और यह व्यक्तित्व पूजा समय के साथ और भी ताकतवर होती जाएगी। 1960 के दशक की शुरुआत में एक बादलों से ढकी वसंत सुबह उत्तर कोरिया के बदलाव का एक नया चरण चुपचाप शुरू हुआ। प्योंगयांग की हवा स्थिर थी, भारी, चिंताजनक, जैसे शहर खुद महसूस कर रहा हो कि कोई अदृश्य चीज उसकी नसों में उतरने वाली है। सुबह करीब 8 बजे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी वर्कर्स पार्टी मुख्यालय के पीछे बने एक लंबे खिड़कियों रहित भवन में एकत्र हुए। कमरे में स्याही, ठंडी धातु और तंबाकू की गंध फैली थी। दीवार पर बस एक लाल बैनर टंगा था, निष्ठा मौन में सिद्ध होती है। उसी सुबह एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी गई, एक ऐसी व्यवस्था जो कानूनों पर नहीं, भय पर आधारित थी। सुबह 9 बजे तक योजना सरल लेकिन भयावह थी। हर मोहल्ले में निगरानी करने वाला कोई होगा, हर कार्यस्थल पर मुखबिर होंगे, हर कक्षा में एक ऐसा बच्चा होगा जो किसी बड़े, प्रशिक्षित और वफादार व्यक्ति को रिपोर्ट करेगा। किसी को नहीं पता होगा कि मुखबिर कौन है, किसी को नहीं पता होगा कि किस पर विश्वास किया जाए, और यही अनकहा डर पूरे राष्ट्र को आज्ञाकारी बनाए रखेगा। इस सिस्टम को एक नरम नाम दिया गया, पीपल्स इंटरनल गाइडेंस, लेकिन हर कोई जानता था इसका असली मतलब निगरानी। दोपहर तक लगभग 12 बजे आदेश हर जिले में फैल चुके थे। नए मोहल्ला समूह बनाओ जिन्हें इनमिनबान कहा जाएगा। हर समूह की नेता एक मध्यम आयु की कठोर और अनुशासित महिला होती, एक ऐसी महिला जिसे राज्य मानता था कि न तो रिश्वत से, न दया से और न ही भावनाओं से डिगाया जा सकता है। वह हर घर में कौन आया गया ये देखेगी, कितना चावल खाया गया इसकी गणना करेगी, कौन देर से उठा उस पर नजर रखेगी, नेताओं की तस्वीरें धूल रहित हैं या नहीं यह जांचेगी, और हर उस फुसफुसाहट की रिपोर्ट करेगी जो जरा भी संदिग्ध लगे। परिवार जानते थे कि इनमिनबान नेता किसी भी समय दस्तक दे सकती है। दोपहर 3 बजे शिक्षकों को नई हिदायतें दी गईं। अब बच्चे सिर्फ छात्र नहीं थे, वे भी निगरानी तंत्र का हिस्सा थे। एक शिक्षक ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता या पड़ोसियों को राष्ट्र के बारे में गलत बातें कहते सुनो, हमें बताओ, तुम हीरो बनोगे। बच्चों ने सिर हिलाया। बहुतों को समझ भी नहीं आया कि उनसे कितना भारी बोझ उठवाया जा रहा है, लेकिन समय के साथ उन्होंने सीख लिया। वे समझ गए कि वफादारी से इनाम मिलता है और चुप्पी से सजा। धीरे धीरे घर के भोजन टेबल पर होने वाली बातचीत भी सावधान, सीमित और अक्सर शब्दहीन हो गई। शाम ढलने तक लगभग 7 बजे सुरक्षा अधिकारी अपनी गश्त पर निकल पड़ व्यस्त थे। कभी वे जोड़ी में चलते, कभी 3 के समूह में, कभी आम मजदूरों की तरह कपड़े पहनकर, ताकि कोई पहचान ना पाए, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। अपार्टमेंट की गलियों में कदमों की हल्की आहट भी लोगों की धड़कनें तेज कर देती। लोग सीधे खड़े हो जाते, किताबें छुपा लेते, दीवारों पर लगे चित्र ठीक कर देते, आवाज धीमी कर देते, यहां तक कि बच्चे भी अनजान परछाई देखकर सहम जाते। रात गहराने पर करीब 11 बजे अधिकारी लकड़ी की मेजों पर बैठकर नाम लिखते। कुछ नाम असली संदेह पर आधारित होते, बहुत से सिर्फ गलतफहमियों, निजी दुश्मनी, डर या झूठी रिपोर्टों के कारण। लेकिन हर नया नाम इस जाल को और घना बना देता, और आधी रात तक पूरा देश एक अदृश्य जाल में बंध चुका था। पड़ोसी पड़ोसी पर नजर रख रहे थे, मजदूर मजदूर को देख रहे थे, छात्र शिक्षक की रिपोर्ट कर रहे थे, और बच्चे अपने माता पिता की। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर कोई डरता था कि कोई उसे देख रहा है, धीरे धीरे एक ऐसा राष्ट्र बन गया जहां हर व्यक्ति खुद पर नजर रखने लगा। नेतृत्व को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सबूत नहीं, सच नहीं, सिर्फ डर। वह डर जो जबान को जकड़ ले, जो दैनिक जीवन को आकार दे, जो वफादारी को सांस लेने जितना स्वाभाविक बना दे। 60 के दशक के अंत तक उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे व्यापक नागरिक निगरानी तंत्रों में से एक बना चुका था, और इसी नींव पर विकसित होने वाला था। अब कहानी हमें 1960 के दशक के अंत में ले जाती है। एक ऐसा समय जब उत्तर कोरियाई शासन आत्मविश्वास से भरा था, बिना किसी चुनौती के, और खुद को एक स्थायी सत्ता में बदल रहा था। इसी शांत दौर में एक ठंडी पतझड़ की सुबह नेतृत्व ने अपना सबसे नाजुक काम शुरू किया, अगले शासक को तैयार करना। केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि ऐसा पुत्र जो केवल सिंहासन ही नहीं बल्कि मिथक भी विरासत में ले। सुबह करीब 9 बजे ताइदोंग नदी के पास एक कड़ी सुरक्षा वाले भवन में
वरिष्ठ अधिकारियों का छोटा समूह किम इल सुंग के साथ बैठा। पर्दे बंद थे, वातावरण भारी था। किम इल सुंग ने कहा, क्रांति को परिवार के भीतर ही जारी रहना चाहिए। हमारे राष्ट्र का भाग्य कभी हमारी रक्त रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहीं से एक सावधानी पूर्वक बनाई गई उत्तराधिकार योजना शुरू हुई, जिसे पूरा होने में दशकों लगने वाले थे, और इसके केंद्र में थे उनके सबसे बड़े जीवित पुत्र किम जोंग इल। दोपहर तक प्रचार ब्यूरो को नए निर्देश मिले। किम जोंग इल को दिखाया जाए अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान, विनम्र लेकिन दूरदर्शी, किम इल सुंग के प्रति पूर्ण निष्ठावान और जन्म से ही क्रांति को आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में। लेखकों ने उनके बचपन की कहानियां गढ़ना शुरू की, जहां वह रात देर तक पढ़ते थे, किशोरावस्था में जटिल समस्याएं हल कर लेते थे और स्वाभाविक नेतृत्व दिखाते थे। चित्रकारों को आदेश मिला कि वे उनका चेहरा कोमल लेकिन तेज दिखाए। संगीतकारों को यंग जनरल की प्रशंसा में मधुर गीत बनाने को कहा गया। हर विवरण नियंत्रित था। दोपहर करीब 3 बजे किम जोंग इल अक्सर सैन्य इकाइयों और फिल्म स्टूडियो का दौरा करते दिखते थे, लेकिन ये दौरे साधारण नहीं थे। उन्हें तराशा जा रहा था। वे सीख रहे थे कि सैनिकों से कैसे बात की जाए, भीड़ को कैसे पढ़ा जाए, बिना आवाज ऊंची किए आदेश कैसे दिए जाए। किम जोंग इल ने सिनेमा, संगीत और सामूहिक प्रदर्शन की शक्ति को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे चित्र और दृश्य लोगों को भाषणों से भी गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं। आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। शाम करीब 7 बजे वे जनरलों, मंत्रियों, कलाकारों और पार्टी अधिकारियों के साथ रात्रि भोज में शामिल होते। ये भोजन केवल खाने के लिए नहीं थे, ये निष्ठा बनाने के अनुष्ठान थे। वे उनके साथ हंसते, उनकी बातें सुनते, उनके बच्चों के नाम याद रखते और समझते कि कौन भरोसेमंद है और किसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। धीरे धीरे वे सत्ता के अभिजात वर्ग के केंद्र में आने लगे। रात लगभग 11 बजे किम जोंग इल की निजी अध्ययन कक्ष की बत्तियां जलती रहती। वे हर प्रांत से आए रिपोर्ट पढ़ते, अधिकारियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते और अपने पिता के भाषणों को लाइन बाय लाइन समझते। जनता अभी भी केवल किम इल सुंग को देख रही थी, लेकिन अंदरूनी सत्ता हलकों में एक नई सच्चाई जन्म ले रही थी। पुत्र धीरे धीरे पिता की परछाई बन रहा था। किम जोंग इल का उदय कभी जोर से घोषित नहीं किया गया, न कोई भव्य समारोह, न कोई आधिकारिक घोषणा। इसके बजाय उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। वे प्रचार पर नियंत्रण रखते थे, वे कला और फिल्मों को नियंत्रित करते थे, वे तय करते थे कि कौन किम इल सुंग से मिल सकता है। वे पूरे राष्ट्र के भावनात्मक जीवन को आकार देते थे। 1980 के दशक तक पहुंचते पहुंचते उत्तराधिकार कोई विकल्प नहीं रहा, वह सुनिश्चित हो चुका था। किम इल सुंग के जीवन का अंतिम अध्याय 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। एक शांत सर्द सुबह, जब प्योंगयांग बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ था। राजधानी धीमी गति से चल रही थी, ठंडी हवाओं और गहरी खामोशी से घिरी हुई, मानो पूरा राष्ट्र महसूस कर रहा हो कि उसका महान नेता अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश कर चुका है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के भीतर तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी थीं, केवल उनकी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि उनकी अमरता के लिए। सुबह करीब 8 बजे किम इल सुंग माउंट म्योह्यांग के पास स्थित अपने आवास के बागों में छोटी छोटी सैर करते थे। अब उनका कदम धीमा हो गया था, स्वास्थ्य गिरने लगा था। कदम छोटे, सांसें भारी, लेकिन उनका प्रभाव अब भी उतना ही प्रबल था। अधिकारी उनके पीछे नोटबुक लेकर चलते, हर शब्द, हर इशारा और हर संकेत को दर्ज करते। बुढ़ापे में भी उन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में देखा जाता था और राज्य इस छवि को कभी धुंधला नहीं होने देना चाहता था। करीब 10 बजे वरिष्ठ राजनेता और सैन्य कमांडर उनके कार्यालय में इकट्ठा होते। दीवारों पर नक्शे, पुराने युद्ध फोटो और मोटी रिपोर्टों से भरी फाइलें लगी होती। बैठकें घंटों चलती, कृषि, सेना, कूटनीति, आंतरिक अनुशासन, लेकिन इन सब के नीचे एक अनकहा सच छिपा था। सत्ता धीरे धीरे किम जोंग इल की ओर खिसक रही थी। किम इल सुंग ये जानते थे, वे इसे स्वीकार करते थे, वे इसे स्वयं दिशा देते थे। वंश सत्ता को लगभग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा था। दोपहर के आसपास प्रचार विभाग को असाधारण निर्देश मिले। किम इल सुंग को एक पूर्व नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सदैव उपस्थित नेता के रूप में याद किया जाना चाहिए। लेखकों ने नए शब्द गढ़े, शाश्वत राष्ट्रपति, अमर नेता, राष्ट्र का सूर्य। ये वाक्य दोहराए गए, छापे गए, पढ़ाए गए और हर जगह फैलाए गए। बच्चे स्कूलों में इन्हें याद करते, कामगार समारोहों में इन्हें फुसफुसाते, रेडियो हर सुबह और रात इन्हें प्रसारित करता। इस तरह एक अभूतपूर्व नींव रखी गई, एक ऐसा नेता जो मृत्यु के बाद भी शासन करता रहेगा। करीब 3 बजे मनोवैज्ञानिक, कलाकार और प्रचार विशेषज्ञ एकत्र हुए। वे तय कर रहे थे कि किम इल सुंग की मृत्यु पर जनता कैसे प्रतिक्रिया दे, लोग कैसे रोए, कैसे व्यवहार करें, शोक समारोह कैसे हों, दुख कितने दिन चले। उनका मानना था कि राष्ट्र का शोक
एकजुट, नियंत्रित और गहरा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि किम इल सुंग प्रिय थे, बल्कि इसलिए कि गहन दुख लोगों को किम जोंग इल से और अधिक जोड़ देगा। शोक भी एक राजनीतिक हथियार था। शाम करीब 7 बजे राज्य टीवी पर किम इल सुंग पर आधारित वृत्त चित्र दिखाए जाते। उन्हें दर्शाया जाता निडर गुरिल्ला योद्धा, दयालु पिता, बुद्धिमान मार्गदर्शक, एक ऐसा दूरदर्शी जिसने राष्ट्र को आकार दिया। हर कार्यक्रम के अंत में कोमल संगीत के साथ संदेश आता, महान नेता लोगों के दिलों में सदा जीवित है। रात दर रात यह संदेश लोगों की चेतना में गहराई तक उतरता गया। फिर वह रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। 1994 की गर्मी थी, हवा भारी थी, शहर शांत था। रात करीब 11 बजे किम इल सुंग को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर दौड़े, अधिकारी घबराए, लेकिन कुछ ही समय में उत्तर कोरिया के संस्थापक नेता ने अंतिम सांस ले ली। नेतृत्व ने तुरंत घोषणा नहीं की। पहले संचार लाइनों को सुरक्षित किया गया, मुख्य अधिकारियों को बुलाया गया और सुनिश्चित किया गया कि किम जोंग इल की सत्ता निर्विवाद हो। केवल सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद ही राष्ट्र को यह खबर दी गई। कुछ दिनों बाद राज्य ने ऐतिहासिक घोषणा की, किम इल सुंग रिपब्लिक के शाश्वत राष्ट्रपति रहेंगे। यह पद किसी और को कभी नहीं दिया जाएगा। यह एक स्थायी प्रतीकात्मक शासन था, एक राजनीतिक देवत्व। मूर्तियां चमकाई गईं, चित्र बड़े किए गए, संग्रहालयों का विस्तार किया गया। संस्थापक नेता का देहांत हो चुका था, लेकिन उत्तर कोरिया की व्यवस्था में सूर्य कभी अस्त नहीं होगा और अब मार्ग खुल चुका था किम जोंग इल के लिए खुले, पूर्ण और पूर्णतः निरंकुश शासन का।